हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। ये हमारा पार्ट 2 है। इनकम टैक्स हम पढ़ रहे थे जिसके 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। आगे क्वेश्चन हम कवर करते हैं एंड टोटल 200 क्वेश्चन है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है पहला वाला कि इसमें 36 है लेकिन आज का पहला है। कह रहा है एनी अलाउंसेस ग्रांट किया जाता है फॉर इनकरेजिंग रिसर्च एकेडमिक एंड अदर प्रोफेशनल परस्यूट किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो इस जो है अलाउंस को एकेडमिक अलाउंस कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज एग्जाम्प्ट अप टू पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन, मतलब 2 चिल्ड्रन के लिए आपको एजुकेशन अलाउंस मिलता है। अब पूछ रहा है कि कितने रुपए मिलता है, तो करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन ए 100 रुपये मिलता है पर चाइल्ड पर एजुकेशन अलाउंस। 2 चाइल्ड तक मिलता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। एंड इन केस ये कंडीशन में बनता है, आगे हम पढ़ेंगे कि जब जुड़वा हो जाते हैं तो शुरू के 2 बच्चों को मिलता है। अगर शुरू में 2 बच्चे तक मिलता है, अगर फिर एक बच्चे के बाद आपको जुड़वा हुआ तो जो पहले पैदा होता है उसको मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस इज एग्जाम्प्ट अप टू पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन। यहाँ कह रहा है कि जो आपका हॉस्टल अलाउंस है वो कितने रुपए तक मिलता है। चिल्ड्रन को 2 चिल्ड्रन को मिलता है तो कितने रुपए तक मिलता है, तो 300 रुपये तक मिलता है। जो है क्या एजुकेशन नहीं सॉरी हॉस्टल अलाउंस कितने रुपए तक मिलता है, 300 रुपये तक। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयज इज एग्जाम्प्ट अप टू। जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है वो कितने रुपए तक एग्जाम्प्ट होता है, उसके बाद आपका जो है पैसा लगता है। तो 1600 तक एग्जाम्प्ट होता है पर मंथ, उसके बाद पैसा जो है लगना शुरू हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉरेन अलाउंस इज ए। जो आपका फॉरेन अलाउंस होता है क्या इस पर टैक्स लगता है या फिर ये एग्जम्प्ट होता है, ये आपको बताना है। तो फॉरेन अलाउंस जो होता है ये फुली एग्जम्प्ट अलाउंस होता है, इसलिए ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम आर एग्जम्प्ट। इनमें से कौन सा इनकम है जो एग्जम्प्ट है। अभी हमने पढ़ा कि जो फॉरेन अलाउंस होता है ये फुली एग्जम्प्ट होता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एजुकेशन अलाउंस इज एग्जम्प्ट फॉर। एजुकेशन अलाउंस जो होता है ये कितने बच्चों तक एग्जम्प्ट होता है। अभी आपने पढ़ा वो कितने बच्चों तक एग्जम्प्ट होता है, 2 चिल्ड्रन तक, मतलब 2 बच्चों तक होता है। एंड जुड़वा के केस भी आपको बताया कि अगर शुरू में जुड़वा हो जाते हैं तो वो दोनों बच्चों का अलाउंस होता है एक ही बार में। उसके बाद अगर एक बच्चा आपको हुआ, दूसरी बार जुड़वा होता है तो जो पहले पैदा होता है उस पर जो है फ्री अलाउंस मिलता है। तो ये कंडीशंस थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीव्ड सैलरी 1,20,000 रुपये वो रिसीव करता है सैलरी। एंड इंटरटेनमेंट अलाउंस जो होता है अलाउंस उसको 10,000 रुपये मिलता है प्रीवियस ईयर के दौरान। एंड उनने 6,000 रुपये इंटरटेनमेंट अलाउंस पर खर्चा कर दिया। अब कह रहा है हिज इंटाइटल्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2) अंडर सेक्शन 16(2) के अंतर्गत उसे जो है कितना डिडक्शन मिलेगा, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। आपको डिडक्शन पता होना चाहिए कि हाँ जो अंडर 16(2) है इस पर कितना डिडक्शन मिलता है। तो वो 5,000 रुपये का डिडक्शन होता है, इसलिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 16(2) में अंडर 16(2) में जो है 5,000 रुपये का डिडक्शन मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन यहाँ क्या करेक्ट हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है ए सिटीजन ऑफ इंडिया हु गोज अब्रॉड फॉर पर्पज ऑफ। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो उसे लगभग कितने 182 दिन रहना होता है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख सकते हैं, उस वीडियो में हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है हु अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग मे बी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इनमें से कौन सा है जो कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन ही नहीं सकता। तो हिंदू यूनाइटेड फैमिली जो होता है ये नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन ही नहीं सकते, ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते हैं, या तो फिर ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते हैं या फिर ये और कोई होते ही नहीं। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में इनका नहीं बनता है। बाकी जो आपकी कंपनी होते हैं, एसोसिएटेड ऑफ पर्सन होता है, इंडिविजुअल होता है, इन सब के केस में नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी बनता है। एनआर जिसे कहते हैं, एनओआर जो होता है ये बनता है, लेकिन एचयूएफ के केस में ये नहीं बनता है, इसलिए ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल एज इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी। इनमें से कौन सा है जो सैलरी के अंतर्गत नहीं काउंट होगा, जो है टैक्सेबल नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन जो है
ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ, हाँ ऑप्शन बी आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। रिम्यूरेशन रिसीव्ड बाय ए पार्टनर, तो वो आपका जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाता है। तो ये जो है पीजीपीटी में आ जाता है या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाता है, लेकिन ये सैलरी के अंतर्गत नहीं होता है काउंट, इसलिए ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटिंग प्रोसीडिंग द प्रीवियस ईयर, तो प्रोसीडिंग द असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग द असेसमेंट ईयर, उसे क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर कहते हैं। ये आपको बात क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रेजुएटी रिसीव्ड बाय ए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है ग्रेजुएटी रिसीव करता है, ग्रेजुएटी किस में आता है, कौन सेक्शन में, 10(10)(a) में, तो ये कह रहा है कि ग्रेजुएटी रिसीव किया आता है किसी पार्टनर द्वारा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय द्वारा, तो वो क्या होता है, वो फुली एग्जाम्प्ट होता है या फिर फुली पार्टली एग्जाम्प्ट होता है, फुली टैक्सेबल होता है या फिर 1 लाख रुपए तक टैक्सेबल होता है, उसके बाद एग्जाम्प्ट होता है, उसके बाद टैक्सेबल होता है। तो 49 का आपका ऑप्शन जो है करेक्ट क्या हो जाएगा, 48 का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए फुली एग्जाम्प्ट होता है, ग्रेजुएटी रिसीव किया जाता है अगर पार्टनर के द्वारा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा, सॉरी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रेजुएटी रिसीव करता है तो वो फुली एग्जाम्प्ट होगा। बाकी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो आपके नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, इन पर जो है एग्जाम्पशन पार्टली होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है द पीरियोडिक पेमेंट जो होता है, पीरियोडिक पेमेंट होता है ऑफ मनी फॉर द पास्ट सर्विसेज इज नोन एज, जो पास्ट सर्विसेज के जो है मतलब आपने काम कर दिया पूरी लाइफ, अब आपको जो है जो पीरियोडिक पेमेंट आपका बना रहेगा वो मिलता है, तो उसे क्या कहते हैं, पेंशन कहा जाता है। होप सबको पता होगा, कुछ साल तक पेंशन भी आपको मिलता है अगर आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर आप अच्छे प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपको ग्रेजुएटी पेंशन मिलता है, इसलिए ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि इनकम रिसीव्ड इन इंडिया वेदर ऑकवर्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, अगर इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर इनकम को रिसीव किया जाता है, द टैक्स इंक्लूडेंस इन केस ऑफ रेसिडेंट इज, वो क्या होता है, पार्टली एग्जाम्प्ट होता है या फिर फुली टैक्सेबल होता है या टैक्सेबल होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन है टैक्सेबल होगा वो, सॉरी 50 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। टैक्सेबल एज पर स्लैब्स के अंतर्गत जो है ये टैक्सेबल होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 51 द इनकम रिसीव्ड एंड ऑकवर्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम द, शायद यही क्वेश्चन है ये, हाँ शायद यही क्वेश्चन है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, टैक्सेबल होता है। हाँ आगे बढ़ते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन है। बाकी द टैक्स, अगर इनकम टैक्स है इंडिया में रिसीव किया जाता है या फिर कमाया जाता है आउटसाइड इंडिया फ्रॉम द बिजनेस कंट्रोलेंस एंड प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, इंडिया में अगर सेटअप किया गया है तो वो टैक्सेबल होगा, चाहे उसे आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं आप या फिर इनसाइड इंडिया कर रहे हैं। अगर आपने का कंट्रोलेंस इंडिया से है तो जो है आपने सेटअप किया है तो टैक्सेबल वो होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है पेंशन इज टैक्सेबल अंडर, पेंशन जो होता है ये किसके अंतर्गत, जो आपके पांच जो है हेड ऑफ इनकम होते हैं, इसमें कह रहा है पेंशन कौन से हेड ऑफ इनकम में जाता है। तो कौन से हेड ऑफ इनकम होते हैं, सैलरी, आपका हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, पीजीपीटी, तो ये 5 होते हैं। तो कह रहा है पेंशन कौन से अंतर्गत जाता है, तो जो आपका पेंशन होता है ये सैलरी के अंतर्गत जाता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पेंशन आप सैलरी पाते हैं उसके बाद ही आपको पेंशन मिलता है ना, तो ये आपका सैलरी के अंतर्गत जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है सैलरी रिसीव्ड बाय ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड, जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ये एक्सेप्शन के अंतर्गत जाते हैं, भले ही उन्हें सैलरी मिलता है लेकिन उनका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत काउंट होता है, ये आपका एक्सेप्शन है एक तरीके का। जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, जो एमपी होते हैं, ये भी सैलरी रिसीव करते हैं, लेकिन इनका जो सैलरी होता है ये एक्सेप्शन के तौर में इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत ना जाके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इनका जो है काउंट होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए पर्सन इज नॉन रेसिडेंट इफ ही फेल्स टू फुलफिल, अगर वो फेल होता है फुलफिल करने में क्या, तो एक कोई उसको बेसिक कंडीशन पूरा करना होगा एंड एटलीस्ट 1 बेसिक कंडीशन अगर वो पूरा करेगा तभी वो रेजिडेंट बन पाएगा, इसलिए ऑप्शन जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ, इनकम अगर इंडिया के अंदर रिसीव किया गया है तो वो टैक्सेबल होगा, किसके अंतर्गत टैक्सेबल होगा वो आपको
बताना है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के अंतर्गत जो है ये रिसीव्ड होता है, तो ऑप्शन जो है आपका, सॉरी यहाँ ऑल एसएससी करेक्ट हो जाएगा, थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया जी। हाँ, इनकम अगर रिसीव किया गया है इंडिया में तो वो टैक्सेबल होगा सभी एसएससी के अंतर्गत, चाहे आपका एचयूएफ हो या फिर एसोसिएटेड ऑफ पर्सन हो, सबके अंतर्गत जो है वो टैक्सेबल होगा। तो यहाँ से ये आप करेक्ट कर सकते हैं, अगर इंडिया में रिसीव किया गया है तो वो टैक्सेबल होगा सभी के अंतर्गत, चाहे वो आपका एचयूएफ हो, इंडिविजुअल हो, जो भी हो, कंपनी हो, फर्म हो। तो ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉट डॉट इज एग्जाम्ड फॉर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स से कौन जो है एग्जाम्ड है, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी होगा। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी जो है ये जो है एग्जाम्प्ट होगा, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनकम द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ब्रॉडली कवर्स, वो कवर करता है, किसको कवर करता है, तो ये इन सभी को कवर करता है, चाहे आपका रिबेट रिफिल करना हो, बेसिक चार्जिंग इनकम लगाना हो, इनकम एग्जाम फ्रॉम इनकम टैक्स से करना हो, सारी चीज़ों को वो जो है इंक्लूड करता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एनी रेंट आर रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, तो वो जो होता है अगर एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज किया रहा है, अगर आप रेंट ले रहे हैं, रेवेन्यू डिराइव कर रहे हैं उस जमीन से, तो वो क्या होता है, वो एग्जम्प्ट होता है फॉर टैक्स, फ्रॉम टैक्स, वो टैक्स से एग्जम्प्ट होता है, इसलिए आपका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है रेसिडेंटल स्टेटस ऑफ एन एसएससी कैन बी, वो रेसिडेंटल स्टेटस जो होता है, स्टेटस होता है एसएससी का, कैन बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट असेसमेंट ईयर, अलग अलग असेसमेंट ईयर में अलग अलग होता है एसएससी का जो है रेसिडेंटल स्टेटस, तो ऑप्शन आपका यहाँ का करेक्ट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सैलरी इनकम, सैलरी इनकम में क्या इंक्लूड नहीं किया गया है, तो सैलरी इंक्लूड में जो है किस चीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया है सैलरी में, तो ऑप्शन जो है आपका सैलरी में कौन सा इंक्लूड नहीं किया गया है, फैमिली पेंशन को इंक्लूड नहीं किया गया है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन केस ऑफ टैक्स फ्री सैलरी, टैक्स फ्री सैलरी के अंतर्गत जो है टैक्स इज टू बी पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के द्वारा अगर टैक्स पेड करते हैं तो वो टैक्स फ्री जो है माना जाता है, ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डियरनेस अलाउंस जो होता है इस टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ, वो किसके जो है हैंड में टैक्सेबल होता है, तो सभी एम्प्लॉयज़ के हैंड में वो टैक्सेबल होता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये थे हमारे 62 क्वेश्चन, 35 हमने पहले कवर किया था एंड 65 हमने 62 तक अभी हमने कवर कर लिया हुआ है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके आगे क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।